सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में अपना कृतिका पाठ 2 की दोहराई करेंगे, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, इस पाठ की मैं आपको समरी करवा रही हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर की भी मैं आपको अपनी वीडियो भेजूंगी। ठीक है, देखिए जॉर्ज पंचम की नाक, ये जो पाठ है बेटा, इसमें ये बताया गया है कि एक भारतीय जो है, मतलब भारत के जो लोग हैं, वो आज भी क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं। ठीक है ना। अब जॉर्ज जो है, जॉर्ज पंचम, ये भारत का नहीं बल्कि एक विदेशी व्यक्ति है। ठीक है ना, ये क्या है, एक विदेशी व्यक्ति है और एक विदेशी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए इतना कुछ वो कर रहे हैं। कौन? भारत के लोग, सरकारी तंत्र, भारतीय सरकारी तंत्र के जो लोग हैं। एक बार क्या होता है, रानी एलिजाबेथ ने आना होता है। आइए इस पाठ की समरी को हम इसमें ही पढ़ते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। ठीक है ना। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। इंग्लैंड से रानी एलिजाबेथ ने दिल्ली आना था। वो कई दौरे करने जा रही थी, दिल्ली का, नेपाल का और पाकिस्तान का। ठीक है ना। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। अखबारों में डेली ये खबर छप के आ रही थी कि रानी एलिजाबेथ आ रही हैं, कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ की का जो दर्जी था वो परेशान था। वो इसलिए परेशान था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रानी कब क्या पहनेगी। ठीक है ना। देखो, हर कोई तारीफ चाहता है। वो ये चाहता था कि वो रानी के लिए ऐसी ड्रेसेस तैयार करे जिससे रानी खुश हो जाए और मेरी तारीफ करे। तो उसकी दर्जी की परेशानी का कारण ये था कि रानी कब क्या पहनेगी, अर्थात हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर वो कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना क्योंकि नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। किसके लिए? रानी के स्वागत के लिए। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। ठीक है ना। अगर इंग्लैंड के अखबारों की कतरने, कतरने होता है खबरें, किस में नजर आती थी? हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने ऐसा नीले हल्के रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पौंड खर्चा उस सूट पर आया है। अब जब मान लीजिए ऐसी ऐसी खबरें अखबारों में छपती हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। हमारी युवा पीढ़ी भी उनकी ओर आकर्षित होती होगी कि हाँ, अगर ये इतने पैसे खर्च सकते हैं, हमें भी खर्च करने चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसा वो क्या करते हैं, मतलब वो, इससे क्या होता है, हमारी युवा पीढ़ी प्रभावित होती है, हमारे बच्चे प्रभावित होते हैं इन सब खबरों से। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन खबरों को अखबार में नहीं छापना चाहिए, पत्रकारिता में इसको अंग नहीं बनाना चाहिए। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी है, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्ची कौन होता है? जो रसोई में काम करते हैं, रसोई वगैरह में, खानसामों, अंगरक्षक जो उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, कि की पूरी जीवनियाँ जो है वो देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें जो है अखबारों में छप गई। बताइए, कुत्तों तक की तस्वीरें जो भी उन्होंने कहाँ छाप दी? अखबारों में। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ठीक है ना। रानी के आने की खबर जो थी वो इंग्लैंड में चारों ओर फैली हुई थी। ऐसे लग रहा था कि शंख तो वहां बज रहा हो, लेकिन उसकी गूंज कहाँ तक आ रही है? पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था, शोर मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, ठीक है ना, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए था। अब ये देखिए, रानी जो थी वो इंग्लैंड की थी, ब्रिटिशर्स थी, और एक ब्रिटिशर्स के आने पर इतना वो कर रहे थे सरकारी तंत्र के लोग। बताइए, आखिर वही ब्रिटिशर्स तो हैं जिन्होंने भारतीयों पर इतने अत्याचार किए। अब जॉर्ज पंचम था, कोई वो थोड़ी था वही जिसने वो किया, मतलब बिल्कुल भी भारतीयों को परेशान ना किया। उसने तो भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे। और आज उसकी आत्मसम्मान की, उसकी नाक की रक्षा के लिए देखो क्या क्या किए जा रहे हैं, कि इसकी नाक कैसे लगाई जाए। तो देखिए, कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया,
वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी हम अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। काया पलट मतलब उसका परिवर्तन कर दिया गया पूरी तरह, ठीक है ना, क्योंकि वो सभी इतने वो हो रहे थे कि रानी एलिजाबेथ आ रही है, अगर रानी को ये अच्छा ना लगा वो अच्छा ना लगा तो कैसे करेंगे। तो मतलब कि उन्होंने क्या कर दिया, सरकारी तंत्र के जितने भी जुड़े लोग थे, मंत्री थे, उन्होंने पूरी नई दिल्ली की काया पलट कर दी, ठीक है ना। उन्होंने नई दिल्ली की काया पलट कर दी। उन्होंने क्या किया, नई दिल्ली की सड़कें नई बनवा दी, ठीक है ना। नई दिल्ली को पूरी तरह से सजा दिया, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था कर दी, जगह जगह पर बोर्ड लगा दिए गए। तो इस तरह से उन्होंने क्या, पूरी नई दिल्ली को पलट दिया। बताइए, किसी एक ब्रिटिशर्स के आने पर, किसी एक ब्रिटिशर के आने पर। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, और सड़कें क्या हो गई, जवान हो गई। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने क्या किया, नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। ये काया पलट हुए, ठीक है ना। सड़कें क्या हो गई, जवान हो गई, क्योंकि जो सड़कें टूटी हुई थी उनकी मरम्मत की गई। बुढ़ापे की धूल, जगह जगह पर जो धूल जमी हुई थी उसे साफ किया गया। और जो पुरानी इमारतें थी उन्हें, उनका क्या किया गया, श्रृंगार किया गया, उन्हें अच्छे से सजाया गया, लाइटों की व्यवस्था की गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक क्या थी, बड़ी मुसीबत थी, ठीक है ना। जॉर्ज पंचम एक मूर्ति है, ठीक है ना। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को वहाँ स्थापित किया गया था, तो उसकी जो नाक थी वो अचानक से टूट जाती है, ठीक है ना। जॉर्ज पंचम की नाक की जो मूर्ति की जो नाक है वो अचानक से टूट जाती है, और वैसा पत्थर भी नहीं मिल रहा, जिसको लेकर सरकारी तंत्र के जितने भी मंत्री लोग हैं वो सब परेशान है कि क्या किया जाए। अगर रानी ने मूर्ति को ऐसे हाल में देख लिया तो क्या होगा, ठीक है ना। पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक, आपको पता है, सभी को आत्मसम्मान की को बताने वाली होती है, सभी की नाक, ठीक है ना। कहते हैं ना, नाक कट गई तो यानी कि इज्जत कट गई, ऐसा माना जाता है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे, ठीक है ना। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसे कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे, कुछ इस बात के उसमें थे, तरफदारी कर रहे थे, और कुछ उसे गलत ठहरा रहे थे। और ज़्यादातर लोग कैसे थे, खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, क्योंकि वो चाहते भी थे रहे और ना रहे, ठीक है ना। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया, ठीक है ना। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। शाही लाटों की नाक के लिए, ठीक है ना। लाट होती है मूर्ति, शाही होते जो शाही लोग होते हैं, बूढ़े ऊंचे हेड हेड जो होते हैं, ठीक है ना, जो मंत्री वगैरह की जो नाक होती थी, उनके लिए क्या होता रहा, गुरिल्ला युद्ध होता रहा। गुरिल्ले की तरह वो एक दूसरे से लड़ते थे। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक जो थी वो एकाएक गायब हो गई। लाट का अर्थ होता है मूर्ति। अब क्या हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगी हुई थी वो अचानक से गायब होगी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। जो पहरेदार उसकी रक्षा के लिए लगाए गए थे वो उसी जगह खड़े रहे। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। गश्त होता है भीड़, ठीक है ना, और मूर्ति की नाक कहीं चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक अचानक बड़ी परेशानी बढ़ गई, बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत के थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। भाई क्या हुआ, अब खैर ख्वाहों की यानी कि जो देश की सुरक्षा चाहते थे, ऐसे लोगों की मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। अब वहाँ सभी सहमत थे, अगर की नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी, अर्थात हमारा मान सम्मान भी नहीं रह जाएगा। वो भी किसके आने पर, एक ब्रिटिश रानी के आने पर। ऐसा क्या था, खा थोड़ी जाएगी वो, तुम्हें बताइए, ठीक है ना। मतलब आज के जो हमारे भारतीय लोग जो हैं वो आज भी अंग्रेज़ों की इतनी गुलामी कर रहे हैं, इतनी
अंग्रेजों के इतने तलवे चाट रहे हैं कि उन्हें और कुछ नजर ही नहीं आता। अरे 1947 में देश स्वतंत्र हो चुका था। अब आप स्वतंत्र है, अब आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई भय नहीं होना चाहिए। आपने 1947 से पहले जितनी अंग्रेजों की गुलामी करनी थी कर ली है, और अब आपका देश स्वतंत्र है। पर लोग अभी भी ये बात को समझने को तैयार नहीं है। आगे देखिए, उस स्तर पर मशवरे हुए, मशवरे यानी कि सभी की राय ली गई, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को बुलाया गया, जो मूर्तियां बनाता था। उसे हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, हुक्कामों मतलब वहां उपस्थित लोगों के, जितने भी मंत्री वगैरह बैठे थे उन सब के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके चेहरे थे, कुछ उदास थे, कुछ बदहवास थे। बदहवास यानी कि चिंता वाले थे, चिंता से भरे हुए। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी है, यह कि ये मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, ताकि मैं इसके पत्थर का पता लगा सकूं और वैसे पत्थर की जो मूर्ति है इस पर वैसे पत्थर की जो ये मूर्ति बनी हुई है उसी पत्थर की नाक बनाकर मैं इस पर लगा सकूं। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? अब सब हुकामों ने, सभी नेताओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब एक के बाद एक मंत्री जो है वो एक दूसरे को कहने लगे कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। ठीक है ना, हुक्कामों ने क्या किया, किसी एक क्लर्क को फ़ोन किया और उसका जिम्मा उसे सौंप दिया कि तू पता लगाएगा कि ये पत्थर कहाँ से लाया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पुरातत्व यानी कि प्राचीन विभाग की जो फाइलें थी उनके क्या किए गए, पेट चीरे गए, पन्ने चीरे गए। एक एक पन्ने को बड़े ही उससे ध्यान से देखा गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अर्थात फाइलों में अब कुछ भी नहीं रहा। ठीक है ना, किसी फाइल में इसके बारे में कुछ भी नहीं पर्याप्त हुआ। आगे देखिए फिर क्या हुआ। हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। जितने भी वहाँ नेता बैठे हुए थे, जिनकी मीटिंग हो रही थी, उनके चेहरे पर क्या आ गए, उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम लेना है, और इस नाक का दारमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार ने बहुत प्रयास किया। ठीक है ना, वो हर हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया और मतलब हर उसने क्या किया, हर जगह वो गया, हर नेता की नाक को उसने नापा जॉर्ज पंचम की नाक से, लेकिन वैसी जो पत्थर था वो कहीं भी नहीं उसे मिला। देखो क्या हुआ, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? कि अब तो हर चीज मिल जाती है हिंदुस्तान में। ठीक है ना, हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत क्या है, खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना क्या होगा, खुशहाल होगा। यह जो उसने छोटा सा भाषण दिया ये तुरंत अखबारों में छप गया। मतलब किसी भी नेता का उदाहरण छापने में अखबार वाले देर नहीं लगाते थे। उसने इतनी सी बात बोल दी तो वो ऐसे हो गई, सभी के लिए वरदान है ये, तो इसको तो छापना चाहिए। ठीक है ना, तो यह छोटा सा जो भाषण दिया उसने फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद वह था हताश होता है निराश। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने जैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन सब हिंदुस्तान में बाल नाच तक मिल जाता है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? कि अगर हम विदेशी सब कुछ खो चुके हैं, विदेशी तरीकों को अपना चुके हैं, विदेशी तौर तरीकों को, रहन सहन को,
तो फिर हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, बाल डांस यानी कि बच्चों का डांस तक मिल जाता है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता इस किस्म का। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। सहसा होता है अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा कि अपने देश में जितने भी नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर इजाज़त हो, आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी भी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे मैं उतार कर ले आता। ठीक है ना। अब क्या किया गया, जितने भी मंत्री जो अब चोला छोड़ चुके हैं या शहीद हो चुके हैं, उन मंत्रियों की नाकों को उसने नापा, उन मंत्रियों की मूर्तियों की नाक को उसने जॉर्ज पंचम की नाक से नापा। लेकिन वो नाक भी उससे मैच नहीं हुई, मिली नहीं। सबने सबकी तरफ देखा। ठीक है, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी की लहर तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, हल्के से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी की उसने नाक देखी, गोखले की देखी, तिलक की देखी, शिवाजी की देखी, कोवस जी, शाहगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। ठीक है ना, कहाँ भागा वो, गुजरात की ओर भागा। फिर उसने गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। ठीक है ना, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि की भी नाक को उसने देखा, नापा जोखा। और कहाँ चला गया फिर, बिहार की तरफ। बिहार होता हुआ फिर कहाँ गया, उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की मूर्तियों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। फिर लाला लाजपत और भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ। आखिर में वो कहाँ पहुंचा, दिल्ली। और उसने अपनी मुश्किल बता दी। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, मैं पूरे हिंदुस्तान को घूम आया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अब ये देख लो कि जॉर्ज पंचम की जो नाक थी वो कितनी छोटी थी। सुनकर सब निराश हो गए, हताश हो गए और झुंझलाने होता है, हैरान होने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स ढाढ़स होता है हौसला बंधाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। अब उसने वो भी नहीं छोड़ा, 1942 में जो बच्चे शहीद हुए थे ना, उसने उसकी नाकों को भी नापा, बच्चे की नाकों को भी नापा उसकी नाक से, लेकिन उसकी नाक तो बच्चे की नाकों से भी छोटी निकली। अब बताइए मैं क्या करूं। ठीक है ना, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां हो रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मच गई। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, हार मारने वाला वो भी नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में आया, कोधा कोधा यानी कि चकराया, और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके सारे दरवाजे उसने फिर से बंद करवा दिए, ताकि जो हम मीटिंग करें वो कोई बाहर का व्यक्ति ना सुन पाए। और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना उन लोगों के सामने रख दी जो मंत्री वहां पर बैठे हुए थे। उसने कहा उनसे, क्योंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगा दी जाए, कि यहाँ अब 40 करोड़ व्यक्ति उपस्थित है। ठीक है ना, रानी एलिजाबेथ को देखने के लिए, ये जॉर्ज पंचम की लाट को देखने के लिए। ठीक है, अब क्या करा जाए कि इन 40 करोड़ व्यक्तियों में से किसी एक ही व्यक्ति की जो लाट की जो नाक है वो काट कर हम इस मूर्ति पर लगा देते हैं। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, सब खामोश हो गए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त नहीं।
कानाफूसी हुई, मतलब एक दूसरे के कानों में सब बातें करने लगे, और मूर्तिकार को ये इस बात की इजाज़त दे दी गई कि हाँ तो जिंदा व्यक्ति का नाक काट कर इस मूर्ति पर किसी तरह लगा दे। ये देख लो, जिंदा व्यक्ति की नाक, कितनी शर्म की बात है। इससे तो यही पता लगता है कि हमारा भारत की जो देश है, भारत जो देश है वो, भारत देश के जो लोग हैं वो आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, किसी तरह से वो पीछे नहीं हट रहे। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। अखबार वालों ने उस दिन, जिस दिन जिंदा नाक लगाई गई, उस दिन उन्होंने सिर्फ इतना छापा कि नाक का मसला हल हो गया है, और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रुआब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। ठीक है ना, जो जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई थी उस पर बार बार वो तालाब से पानी डालते गए ताकि वो क्या होगा, सूखने ना पाए। ठीक है, अगर वो सूख गई तो उस पत्थर से मैच नहीं होएगी। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी, अंदर ही अंदर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई भी पत्थर की नहीं लगती। ठीक है ना, मतलब अखबारों ने उसे उल्ट पुल्ट करके छापा। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं छपी। जैसे किसी दुकान का उद्घाटन हो, किसी शोरूम का उद्घाटन हो, उस दिन ऐसी कोई खबर नहीं छपी अखबार में। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई रिबन नहीं कट किया, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई उस दिन, कोई मीटिंग नहीं हुई, गवर्नमेंट मीटिंग। कहीं भी किसी का स्वागत नहीं हुआ, अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। समझ आया ना। अखबार वाले भी इतने वो थे, शर्मिंदा थे कि वो भी यही सोच रहे थे कि एक ब्रिटिश की गुलामी के लिए, एक ब्रिटिश लेडी की गुलामी के लिए भारत के लोग इस हद तक गुजर गए कि एक जिंदा व्यक्ति की नाक एक बुत पर लगा दी। उन्होंने ये लगाने से पहले एक पल भी नहीं सोचा कि उस बुत ने भारतीयों पर कितने अत्याचार किए हैं, उस जॉर्ज पंचम ने। ठीक है ना, तो बेटा ये ध्यान से सुनिएगा इसे। ठीक है, धन्यवाद।